का जो नया टॉपिक है वो है आहार नाल की औतिकी। हमारा जो आहार नाल है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से, मुख गुहा से, और वो खत्म कहाँ पे होती है, गुदा द्वार पे। इस पूरे के पूरे नाल को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। उसकी औतिकी मतलब क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर इन टिश्यू को हम जब निकाल के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसकी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इसकी औतिकी या फिर हिस्टोलॉजी। ठीक है, इससे हमको इसके अंदर जो भी सेल्स उपस्थित है उनकी जानकारी मिलती है, और कौन सा लेयर वाइज जो पैटर्न है हम लोगों का उसकी हमको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलती है। तो ये हम लोग की आहार नाल की औतिकी को मैंने ऐसा प्लेन कर दिया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो बता देता हूँ मैं आपको, अगर अपन आहार नाल को बाहर से देखते हैं तो ये इसका बाहरी भाग ये रहेगा और आंतरिक भाग कौन सा रहेगा, ऊपर वाला। ठीक है, ये जो है इसका कौन सा भाग है, इनसाइड, है ना, आंतरिक भाग। ये कौन सा भाग है उसका, आउटसाइड। क्लियर है? तो अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाए तो ये क्रम हम नोटिस करेंगे, अगर अंदर से बाहर की ओर जाए तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आएंगे। ठीक है, और अनसाइड हम जानते हैं जैसे आहार नाल खत्म हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होता है, ल्यूमेन, है ना, जिसके अंदर खाना क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, चलो ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत जो होती है हम उसकी स्टडी करते हैं। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत जो होती है इसको हम बोलते हैं क्या, म्यूकोसा। ठीक है, ये म्यूकोसा जो होती है ये सब जगह एक समान नहीं होती, इसमें अलग अलग प्रकार की हम देख सकते हैं संरचनाएं पाई जाती है अलग अलग भाग में। हमने इसको अलग अलग भागों को इस प्रकार से अलग कर दिया। सबसे पहला भाग जो होता है इजोफेगस, उसके बाद का जो भाग है वो है हमारा स्टमक जो कि है आमाशय, उसके बाद जो भाग है हमारा वो क्या है, डिओडिनम, और फिर आखिरी में हमने कौन से छोटे आदि दो भाग लिए, कौन से, जेजुनम और इलियम। और अगर बात करें हम आगे का जो और भी हम जानते हैं और भी आगे जाती है, जैसे कि बड़ी आंत में जाती है, तो बड़ी आंत में तो कोई इतना मुख्य रोल है नहीं इस प्रकार का, और उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। म्यूकोसा, तो यह जो आपको भाग दिख रहा है पूरा ये कहलाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा को हम तीन भागों में बदल सकते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं म्यूकोजल मस्कुलरिस। क्या बोलते हैं इसको हम, म्यूकोजल मस्कुलरिस, पेशीय लेयर है ये। ठीक है, म्यूकोसा तो इस लेयर का नाम हो जाएगा, मस्कुलरिस मतलब क्या हो जाएगा, पेशीय परत। ठीक है, तो ये म्यूकोसा की पेशीय परत होती है जो इसमें होने वाली गति को क्या करती है, प्रदान करती है। इसमें किस प्रकार की पेशी पाई जाती है, इसमें वर्तुल और पार्श्व पेशी पाई जाती है ना, मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये वाला भाग हो गया आपका क्लियर, नंबर डाल देते हैं। पहला भाग हो गया म्यूकोसा का। दूसरा भाग यहां से लेके जो यहां तक का भाग है ये कौन सा भाग है हमारा, दूसरा भाग। इसको बोलते हैं हम लैमिना प्रोपिया। क्या बोलते हैं, लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया जो भाग होता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये जस्ट आंतरिक परत नीचे वाला भाग होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना। ये किस प्रकार के फैटी जो हम बोल सकते हैं वसीय उत्तकों का मिलकर बना होता है, और इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। देख सकते हैं हम इसमें कुछ रसिकीय उत्तक पाए जाते हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। और सबसे आंतरिक भाग जो होता है, जो परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। जो क्या है आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ये वाली। ठीक है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन सब जगह यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं होती, इसमें अलग अलग प्रकार के संरचना आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर हम सबसे पहली बात की बात करें तो बहुत ही कम वलन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इजोफेगस की म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर। देखो इस प्रकार से संरचना होती है इसकी। उसके बाद उंगलीनुमा संरचना, उंगलीनुमा जो वलन पाए जाते हैं वो आमाशय की म्यूकोसल मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। और फिर शंकुनुमा वलन जो पाए जाते हैं किसमें, हमारी डिओडिनम में पाए जाते हैं, और इसमें जेजुनम और इलियम में। बाकी अगर हम बात करें शंकुनुमा, अगर हम आकृति की बात करें तो बड़ी शंकुनुमा आकृति जो होती है किसमें पाई जाती है, डिओडिनम में, और छोटी आकृति किसमें पाई जाती है, हमारे जेजुनम और इलियम में। इन शंकुनुमा आकृति को हम क्या बोलते हैं, रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर या फिर विल्ली। और अधिकतम विल्ली कहाँ पाई जाती है, जेजुनम के अंदर। क्लियर है? समानांतर एक जैसी परत पाई जाती है इजोफेगस में, उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है स्टमक आमाशय के अंदर, शंकुनुमा आकृति पाई जाती है किसके अंदर, हमारे डिओडिनम और जेजुनम इलियम के अंदर, बड़े शंकुनुमा आकृति बड़ी विल्लियां पाई जाती है किसके अंदर, डिओडिनम के अंदर, और जेजुनम और इलियम के अंदर छोटी शंकुनुमा आकृतियां पाई जाती है। और अधिकतम शंकुनुमा आकृति मतलब अधिकतम विल्ली कहाँ पाई जाती है, हमारे जेजुनम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, मैक्सिमम विल्ली, याद रहेगा, रसांकुर।
ठीक है, अब देखो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। क्लियर है? ये सबसे पहली परत म्यूकोसा। दूसरी परत जो होती है, देखो सिंपल सी बात है, दूसरी परत जो होती है वो म्यूकोसा के नीचे है। और जब भी कोई परत, अगर आपको किसी परत का नाम समझ में नहीं आ रहा, आपको उसको डिफाइन करना है, तो उसको हम किसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं? उसके ऊपर वाले परत के हिसाब से। तो उसके ऊपर जो चीज होगी उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? सब वर्ड से। तो इसके ऊपर क्या है? म्यूकोसा। तो ये कौन सी हो जाएगी? सब म्यूकोसा। निचले वाली परत क्या कहलाएगी? इसकी सब म्यूकोसा। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और क्या पाई जाती है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है। देखिए ब्लड वेसल आपको क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको दिख रहा है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर है ये, है ना। लिम्फोइड है ना, लसी की ये वाहिनियां है। ये सब कहाँ पाई जाती है? हमारे सब म्यूकोसा स्तर के अंदर, है ना। यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। ये फैट ग्लोब्यूल है, ये रक्त वाहिनियां हैं, ये क्या है? हमारी तंत्रिकाएं हैं। ये सब कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा स्तर के अंदर। संयोजी उत्तक का बना होता है ये। कौन सा? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब संयोजी, टिश्यू मतलब उत्तक। तो ये काय का बना होता है? सीटी लिखते हैं अपन। सीटी मतलब क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तकों का बना होता है। ठीक है, ये कौन सा भाग है इसका? सब म्यूकोसा। अभी हम और आएंगे इसके ऊपर। अगला भाग जो होता है इसका, वो कहलाता है मस्कुलरिस, मतलब पेशीय भाग। मस्कुलरिस मतलब मसल्स, मतलब क्या होता है? पेशी। ये कौन सा भाग है इसका? पेशीय भाग। यहाँ पे क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। पूरे हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से जो मसल्स होती है, हम क्योंकि हमारे बॉडी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब शरीर के आंतरिक संरचनाओं में जो मसल्स पाई जाती है, जो पेशी पाई जाती है, उन पेशियों को हम बोलते हैं चिकनी पेशी या फिर स्मूथ मसल। तो ये सभी किस प्रकार की मसल है? स्मूथ मसल है। और स्मूथ मसल पे हम जानते हैं कि हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, मतलब इनकी हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इनका गुण कैसा है? अनैच्छिक। किस प्रकार की मसल है ये? अनैच्छिक चिकनी पेशी, मतलब इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल। ठीक है। सामान्यतः दो प्रकार की मसल होती है। एक तो होती है वर्तुल पेशी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्कुलर मसल, और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल पेशी, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व, है ना, पार्श्व पेशी, जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से ये दो टाइप की मसल्स पाई जाती है। एक होती है कौन सी? सर्कुलर, एक होती है कौन सी? लॉन्जिट्यूडिनल। अपन देखते हैं यहाँ पे कैसी है। देखो हम सबसे पहले हम अंदर से बाहर क्यों जा रहे हैं, तो आंतरिक सतह ये दिख रही है आपको, ये कौन सी पेशी है? वर्तुल पेशी। तो उसको हम लिख देंगे क्या? सी। सी मतलब क्या? सर्कुलर। ठीक है, ये कौन सी है आपकी? सर्कुलर मसल। क्लियर है? ये कौन सी पेशी है? ये सर्कुलर बोलो तो वर्तुल पेशी। इसके नीचे कौन सी पेशी होती है? पार्श्व पेशी। पार्श्व मतलब क्या होती है? लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, तो ये कौन सी पेशी है इसकी? पार्श्व मतलब लॉन्जिट्यूडिनल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल, लिख देंगे। क्लियर है? आंतरिक वर्तुल और बाहरी पार्श्व पेशी हमारे आहार नाल के अंदर पाई जाती है, सभी भागों में पाई जाती है। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार से संकुचन होता है। उस संकुचन की वजह से एक गति उत्पन्न होती है, और उस गति को हम बोलते हैं क्रमानुकंचन गति। क्रमानुकंचन गति मतलब क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से खाना हमेशा आहार नाल से ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है। ठीक है, भले आप किसी भी पोजीशन में बैठ के खाना खाओ, आप उल्टा लटक के भी खाना खाओगे, तो खाना हमेशा कहाँ पे जाएगा? माउथ से कहाँ की ओर? रेक्टस की ओर। ठीक है, मुख गुहा से गुदा द्वार की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पेशियों में क्या होती है? गति होती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा। पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एक और पेशी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? अमाशय। देखो अमाशय में हमने एक और पेशी का सेट बनाया है। ये जो पेशी है ये तिरछी पेशी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑब्लिक मसल। ये किस प्रकार की पेशी है? ये तिरछी पेशी है। ऑब्लिक मतलब क्या? तिरछी। तो एकमात्र सबसे, अगर पूछा जाए सबसे मोटी पेशियों की परत कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रमानुकंचन की गति थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पे किस प्रकार की पेशी है? यहाँ पे सबसे आंतरिक भाग में होती है ऑब्लिक, उसके बाद आती है सर्कुलर, उसके बाद में आती है लॉन्जिट्यूडिनल। सबसे आंतरिक भाग में होती है तिरछी, उसके बाद आती है वर्तुल पेशी, सबसे आंतरिक भाग में होती है कौन सी? पार्श्व पेशी। बाकी सब में कौन सी होती है? सिर्फ वर्तुल और पार्श्व पेशियां पाई जाती है। क्लियर है वाला लेयर आपका? अब सबसे आखिरी लेयर जो होता है वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का बना होता है, शल्याकार उपकला का। ठीक है, सामान्य सरल शल्याकार उपकला का जो बना होता है, उस परत को हम बोलते हैं क्या? सीरोसा। सबसे बाहरी परत होता है हमारी आहार नाल का क्या? सीरोसा। काय का बना होता है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। काय का बना होता है ये? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको हम? सामान्य शल्याकार उपकला। क्लियर है? ये इसका बना होता है। ये परत का जो होता है, इसकी क्या भाग होता है? सबसे बाहरी भाग होता है ये।
इसकी खास बात क्या होती है, ये हमारी विसरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से ही निकल के बनता है। किससे? विसरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, वही इसको क्या करती है, बनाती है। और सिर्फ एकमात्र ऐसा भाग, इसको हम बोलते हैं क्या, इजोफेगस। इजोफेगस में यहाँ पे फैटी टिश्यू भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसीय उत्तक, वसीय उत्तक। सिर्फ इजोफेगस की परत में यहाँ पे वसीय उत्तक भी पाए जाते हैं। इस वजह से इजोफेगस की सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका एडवेंशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम, ट्यूनिका एडवेंशिया। कहां पे है ये? इजोफेगस की सबसे आंतरिक परत है ये। क्लियर है? इजोफेगस सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका एडवेंशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से किससे तरह अवतरित होती है? हमारे वसीय उत्तकों से अवतरित होती है। बाकी सबकी जो परत को क्या बोलते हैं हम? सीरोसा लेयर ही बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? यहाँ पे थोड़ा म्यूकोस पाए जाते हैं, चिपचिपा रहता है ये, है ना, बाहर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसकी थोड़ा बहुत नॉलेज के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे आंतरिक परत है और म्यूकोसा का जो प्रॉपर्टी होती है, जिसका जो गुण होता है क्या, कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव। सेक्रेटरी एब्जॉर्प्टिव मतलब क्या होता है? स्त्रावण और अवशोषण करने की प्रॉपर्टी। स्त्रावण मतलब क्या? यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्त्रावण करने की प्रॉपर्टी। और अवशोषण मतलब क्या, कि यहाँ ही से क्या होता है, जो भोजन का सरल पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? अवशोषण। इसलिए हम क्या बोलेंगे? अवशोषण। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव। सेक्रेटरी मतलब स्त्रावण, एब्जॉर्प्टिव मतलब अवशोषण। ठीक है, सबसे बाहर इधर इस वाली रोल, इसका कोई इतना कोई खास रोल नहीं है। यहाँ की बात करते हैं हम, उंगलीनुमा वाले जो पाए जाते हैं, यहाँ पे भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अमाशय की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, है ना। अमाशय की हम जो दीवार की बात करें, म्यूकोसल परत, यहाँ पे भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से इन ग्लैंड को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या? अमाशयी ग्रंथि का ये क्या का स्रावण करेगी? अमाशयी रस का स्रावण करेगी। इनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? अमाशय के इस वलयनुमा संरचनाओं में। फिर हम बात करते हैं हमारे डिओडिनम की वलयनुमा संरचनाओं में। तो डिओडिनम की जो वलय आपको दिख रहे हैं, शंकुनुमा वलय होते हैं, इनको हम बोलते हैं रसांकुर या फिर बिल्ली। इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया, जो सतह होती है, उसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अवशोषण की जो रेट होगी, क्या होगी? दर होगी, बढ़ जाएगी। इन बिल्लियों के मध्य में दरारें पाई जाती है। इन दरारों को बोलते हैं हम लीवर कुन की दरारें। क्या बोलते हैं? लीवर कुन की दरारें। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीवर कुन की दरारें या फिर क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन। क्रिप्ट मतलब दरारें। सिर्फ डिओडिनम की बात करें तो देखो, आपको एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट संरचना देखने को मिल रही होगी। डिओडिनम में लीवर कुन की दरारों से एक नली निकल रही है। वो नली लैमिना प्रोपिया को क्रॉस करके कहां पे? सब म्यूकोसा में आके एक प्रकार की ग्लैंड का निर्माण कर रही है, एक प्रकार की ग्रंथि का निर्माण कर रही है। समझना, ये नली कहां से निकल के? लीवर कुन की दरारों से निकल के कहां पे आके? सब म्यूकोसा स्तर में आके एक विशेष प्रकार की ग्रंथि का निर्माण कर रही है। इन ग्रंथियों को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ब्रूनर ग्रंथि। क्लियर है? ब्रूनर ग्रंथि की बात पूछे, कहां पे लोकेशन कहां पे है इसकी? तो सब म्यूकोसा के अंदर है। कहां से उनकी, और इनकी ओपनिंग कहां पे है? तो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ब्रूनर ग्रंथि जो होती है, उनकी उपस्थिति है सब म्यूकोसा के अंदर, पर उनकी ओपनिंग मतलब अपना स्त्रावण कहां पे स्थापित करती है? ये क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन, मतलब लीवर कुन की दरारों में। क्लियर है? यहाँ पे ओपनिंग इनकी एक है ना। तो यहाँ पे क्या करती है? अपना स्त्रावण करती है। ब्रूनर ग्रंथि से जो स्त्रावण होता है वो एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। ये पॉइंट लिख लेना। ब्रूनर ग्रंथि का जो स्त्रावण होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब नॉन एंजाइमेटिक सिक्रेशन। कैसा सिक्रेशन करती है फिर ये? एल्कलाइन सिक्रेशन। एल्कलाइन मतलब क्षारीय द्रव। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम उपस्थित है वो सभी के सभी कौन से? क्षारीय पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी कौन सी मेम्ब्रेन की? जेजुनम और इलियम की। तो यहाँ पे जो आपको लीवर कुन की दरारें दिख रही है, देखो, तो इन दरारों के यहाँ पे उपस्थित एक आपको कोशिकाएं दिख रही होगी। इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम पीनथ कोशिका। पीनथ कोशिका क्या बोलते हैं? पीनथ सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
पीनस कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्यतः जेजुनम और इलियम के क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन मतलब लिबरकुन की जड़ों में उपस्थित एक कोशिकीय संरचना है जिनको हम क्या बोलते हैं? पीनस कोशिका। ये किस प्रकार की कोशिका है? एक कोशिका मतलब सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। जबकि ये किस प्रकार की है? ये आपकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशीय। किस प्रकार की संरचना है ये बहुकोशीय संरचना है। जबकि ये किस प्रकार की संरचना है? आपकी एक कोशीय, ठीक है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पीनस कोशिका, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्रूनर ग्लैंड। ये इसका स्त्रावन कैसा था? नॉन एंजाइमेटिक स्त्रावन था। इसका स्त्रावन कैसा है? इसका स्त्रावन होता है किस प्रकार का? एंजाइमेटिक स्त्रावन होता है। क्लियर है? इसमें से किस प्रकार के द्रव निकलते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और इन दोनों के स्त्रावन को मिला के और म्यूकस मिला के किन किन को? म्यूकस प्लस, म्यूकस तो हम जानते हैं यहाँ पे निकले हुए गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस प्लस ब्रूनर ग्रंथि प्लस पीनस सेल, इन तीनों के स्त्रावन को मिला के हम संयुक्त रूप से बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस, जिसको हम आतीय रस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख ले, दो चार बिंदी हटा देते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों के स्त्रावन को मिला के सक्कस इंटेरिकस, इसको हम आत रस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। क्लियर है? ये लगभग सभी प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। पीनस सेल की कोशिका का आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ धब्बे देखने को मिल रहे होंगे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। किसका लैमिना प्रोप्रिया? ये जेजुनम इलियम का। ये धब्बे जो है ये क्या है? एग्जैक्टली ये क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है। क्या है? लसीकीय उत्तक है। और इन लसीकीय उत्तक को हम बोलते हैं पियर्स पैचेस, है ना। क्या बोलते हैं? पियर्स पैचेस। यहाँ पर हटा के लिख देते हैं अपन पियर्स पैचेस। दिख रहा है ये ऊपर लसीकीय उत्तक। ये लसीकीय गांठें या फिर लसीकीय उत्तक जो है इनको हम क्या बोलते हैं? पियर्स पैचेस, या फिर इनका एक और नाम है, इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल संरचना जो होती है वो लसीकीय उत्तकों के रिगार्डिंग होती है। तो ये लसीकीय उत्तक ही है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। अब एक चीज देखो आप, ये लसीकीय उत्तक कहाँ उपस्थित है? म्यूकोसा के अंदर उपस्थित है। तो हमारे शरीर में अधिकतम लसीकीय उत्तक, अधिकतम लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पे उपस्थित होते हैं? हमारे म्यूकोसा के अंदर। तो वो सभी के सभी लसीकीय उत्तक जो म्यूकोसा में उपस्थित होते हैं उनको हमने नाम दिया MALT, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसका नाम हम लोग कहाँ पे लिखे? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हटा देते हैं हमारा ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं इसको हम? MALT। देखो उसका फुल फॉर्म, ये एक्चुअली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है, समझना। वो सारे के सारे लसीकीय उत्तक है। लसीकीय उत्तक का काम क्या होता है? लसिका स्रावन करने का। तो लसीकीय उत्तक, वो सारे लसीकीय उत्तक जो म्यूकस में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT। और हमारे शरीर में इनका कितना प्रतिशत होता है? 50%। 2 साल पहले नीट का क्वेश्चन नहीं है, 2 ईयर पहले नीट का क्वेश्चन नहीं है, MALT का प्रतिशत पूछा था, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल पहले नीट का उसी एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है, पीनस सेल्स, क्योंकि ये सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो ये लिवर में पाई जाती है। ये भी इसी का क्वेश्चन है। तो बहुत छोटा सा इनका डिस्क्रिप्शन है ना। हम तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं फिर भी, ठीक है। MALT मतलब म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वो सारे लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसा में पाए जाते हैं उनका हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है? 50%। बाकी 50% कहाँ पाए जाते हैं? म्यूकोसा के बाहर। क्लियर है ये? तो ये हो जाएगा आपका क्या? हमारा म्यूकोसा परत, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे कुछ प्लेक्सस पाए जाते हैं। प्लेक्सस मतलब क्या होता है समझो। प्लेक्सस मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि इन संरचनाओं को, ये आपकी जो मसल्स दिख रही है, ये जो पेशियां है, हम जानते हैं कि कोई भी पेशी जो होती है अपने आप संकोचन नहीं करती। इसके संकोचन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे क्या पाई जानी चाहिए? तंत्रिकाएं पाई जानी चाहिए। तो तंत्रिकाओं का वह जाल जो इन पेशियों के आसपास पाया जाता है उनको बोलते हैं प्लेक्सस। वापस समझना, कभी भी कोई भी मसल जो होती है बिना तंत्रिकीय समन्वय के संकुचन नहीं करेगी, ठीक है। उसको तंत्रिकीय संरचना चाहिए अपने आसपास काय के लिए? संकुचन करवाने के लिए। और उन जंक्शंस को जहाँ पे तंत्रिका और मसल्स आपस में जुड़ती है उन जंक्शंस को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां से उनको आवेग मिलता है और वो आवेग क्या करता है? उसमें संकुचन उत्पन्न करता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे भी मसल्स जो है, यहाँ पे भी क्या है? तंत्रिकीय समन्वय है, मतलब यहाँ पे तंत्रिकाएं संरचनाएं है। तो वह तंत्रिका संरचनाएं जो इस हमारे आहार नाल के मसल्स के आसपास पाई जाती है उनको बोला जाता है प्लेक्सस। और 2 प्रकार के प्लेक्सस होते हैं, एक होता है मीजनर्स प्लेक्सस, एक होता है ऑर्बिच प्लेक्सस। तो देखो नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि मीजनर्स कहाँ पे है और ऑर्बिच कहाँ पे है। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ऊपर की साइड कौन सा? आपका मीजनर्स,
तो ये कौन सा हो गया, मीजनर्स। ठीक है, ये वाला जो प्लेक्सस अपन नीले कलर से अपन ने बनाया है ना, ये कौन सा हो गया, मीजनर्स। और उसके जस्ट नीचे आपने ये जो बनाया है ये कौन सा है आपका, ऑर्बिच। ठीक है, ये कौन सा आपका, ऑर्बिच प्लेक्सस। ठीक है, प्लेक्सस लिखते थे अपन। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा आपका प्लेक्सस। मीजनस प्लेक्सस कहां पाया जाता है, तो मीजनस प्लेक्सस सब म्यूकोसा। और कौन सी मसल की बात करें हम, ये कौन सी मसल है हमारी, सबसे ऊपर सर्कुलर मसल। तो म्यूकोस सब म्यूकोसा वर्तुल पेशी के मध्य में कौन सा पाया जाता है, मीजनस प्लेक्सस पाया जाता है। वो वर्तुल और पार्श्व पेशी के मध्य में कौन सा पाया जाता है, आपका ऑर्बिच प्लेक्सस पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी आहार नाल की औती की जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस हमको एक चीज अलग से जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, गास्ट्रिक ग्लैंड। क्योंकि गास्ट्रिक ग्लैंड में कुछ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है आमाशय की संरचना। आमाशय का जो हम लोग देख सकते हैं, एक सेक्शनल व्यू देखते हैं, है ना। आमाशय मैंने आपको बताया था, एक्चुअली वो उसका हिस्टोलॉजी रहेगा, है ना, बट हम सिर्फ आमाशय के भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ऊपर ही परत की बात करें हम लोग, इसे जारी है जो, तो ये है बेटा सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। कौन सी है, सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ रखना, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है इज़ोफेगस में, बाकी सब जगह होती है सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, सरल स्तंभाकार उपकला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा जो ये पिट बना उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट समझना है ना, इस प्रकार से पिट बना है, जो खड्डा जो बना है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो मुख्यतः आमाशय की बेटा 3 कोशिका तो बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना, और वो उनका क्रम भी ध्यान रखना। ऊपर की साइड जो होती है नेक कोशिका, नेक सेल भी बोलते हैं, ग्रीवा कोशिका भी बोलते हैं, गॉबलेट सेल भी बोलते हैं, म्यूकस सेल भी बोलते हैं उसको। सबसे ऊपर साइड के अपन कोई कोशिका को कलर कर देते हैं, इसकी बात करते हैं चलो, है ना। उसको हम बोलेंगे ग्रीवा कोशिका, या फिर बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, नेक सेल, नेक मतलब क्या होता है, ग्रीवा होता है, तो नेक सेल नहीं बोल सकते। क्या काम करती है ये काम करती है काय का, म्यूकस स्त्रावण का। ठीक है, एक प्रकार का तरल, है ना, चिपचिपा सा पदार्थ स्त्रावित करती है, जो भी भोजन जो होता है उसको क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, मतलब उसको एक जैसा बना के रखता है। तो काय का स्त्रावण करती है ये म्यूकस का, इसको हम बोलते हैं श्लेष्मा। काय का स्त्रावण करती है ये, श्लेष्म का स्त्रावण करती है ना। म्यूकस नाम से याद करना, तो म्यूकस से, अभी हिंदी वाले है तो क्या, श्लेष्म। ठीक है, क्या नाम है इसका, नेक सेल या फिर गॉबलेट सेल। ठीक है, दूसरी कोशिका पे आते हैं, ये दोनों कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली जो कोशिका है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ये कोशिका को हम परिधीय कोशिका भी बोलते हैं, है ना, बाहर की साइड होती है, तो परिधीय कोशिका, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पैराइटल या फिर परिधीय। नाम बहुत सारे, इनकी ध्यान रखना, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल या फिर परिधीय कोशिका, है ना। कभी कभी नीट के एग्जाम में आपको परिधीय नाम देखने को नहीं मिलेगा, बाकी हाँ पैराइटल भले मिल सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आई थिंक 2018 की नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हमारे नीट में पूछा इसके बारे में, पैराइटल सेल के बारे में बताऊंगा मैं क्वेश्चन क्या था, पहले हम इसके नाम पढ़ लेते हैं। तीसरी जो कोशिका है हमारे पास वो है मुख्य कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका है ये, क्योंकि मुख्य काम क्या है आपका, पाचन। तो पाचन में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है ये वाली कोशिका, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीफ सेल।
ये एंजाइमों का स्रावण करती है ना, एक प्रकार की एंजाइमों का स्रावण करती है जो पेप्टिक बॉन्ड को तोड़ते हैं। पेप्टिक समझ रहे हो, जो प्रोटीनों को बनाने में बॉन्ड आते हैं उनको बोलते हैं पेप्टिक बॉन्ड। तो जो पेप्टिक बॉन्ड को तोड़े उन सेल्स को बोलते हैं पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, ठीक है। और इससे निकलने वाले सभी प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। निष्क्रिय मतलब क्या, इनएक्टिवेटेड होते हैं, उनको बाद में एक्टिवेट करना पड़ता है। इसकी वजह से इसका नाम क्या है इसका, जाइमोजन। जाइमोजन, बहुत सारे नाम हो गए, याद भी करने सारे है ना नीट की याद करने पड़ते हैं अपन को। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल। इसका मुख्य काम होता है श्लेष्म का स्रावण करना, जो खाने का बाइंडिंग भी बना के रखता है। और एक और काम इसका ये भी होता है कि हम जानते हैं कि हमारा जो अमाशय होता है, यहाँ पे एक प्रकार का एसिड निकलता है, अम्ल निकलता है। उस अम्ल का नाम क्या होता है, HCl। तो उस HCl से भी बचाता है ये कौन, श्लेष्म। श्लेष्म का जितना मोटा लेयर होगा ना, उतना हमारे अमाशय की भित्ति क्या जलेगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एसिड जो होता है वो भित्ति को क्या कर सकता है, जला सकता है। जला सकता है मतलब उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। और तीसरी हमारी मुख्य कोशिका का स्रावण करती है हमारे एंजाइमों का। क्रम याद हो गया इनका, ये क्रम है। एक कोशिका और होती है जी सेल, नीचे लिख देते हैं, ये हमारी जी सेल। ये काय का निर्माण करती है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो इन सब की एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, तो उसका स्रावण करती है कौन सी, हमारी जी सेल, ठीक है। अब इनके हम काम पढ़ लेते हैं, किसके, ऑक्जेंटिक और चीफ सेल के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया समझ में, हमारा अमाशय का स्ट्रक्चर था। अब इसके हम काम पढ़ लेते हैं कि काम कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैराइटल कोशिका की। इसका एक और नाम क्या है, ऑक्जेंटिक। ओपी नाम से याद करना, ओपी। ओपी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल। ऑक्जेंटिक और पैराइटल कोशिकाओं से दो चीजें निकलती है। एक तो निकलता है क्या, HCl, काय का स्रावण करती है ये, अम्ल का। दूसरा चीज काय का स्रावण करती है ये, ICF, है ना, ICF, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, IFC। इसको हिंदी में बोलते हैं नेज कारक। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, जो भी हमारा एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने का। IFC जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, हिंदी में बोलते हैं नेज कारक। इसका मेन काम क्या होता है कि ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के अवशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है। कि अवशोषण को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। किसके, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के अवशोषण को बढ़ा देगा। इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो इनका देखो काम क्या होता है, देखो हमारी आरबीसी जो होती है ना, वो पहले ऐसी गोल होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हम जानते हैं हमारी मुख्य रूप से आरबीसी जो होती है, न्यूक्लियस भी नहीं होता और गोल भी नहीं होती है। पर जब आरबीसी का निर्माण होता है उसके अंदर गोल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, मतलब केंद्रक भी होता है। पर जब जैसे जैसे परिपक्वन करती है तो उसकी संरचना जो होती है वो उस प्रकार से चेंज हो जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, हट जाता है ना। एक डिस्कॉइडल संरचना बन जाती है वो, इस प्रकार से चपटी, जो अंदर से क्या है, टैप्ड है, और उसका अंदर से न्यूक्लियस भी क्या होता है, गायब हो जाता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वन। और ये काम किसके अंदर में होता है, किसके नियंत्रण में होता है, तो ये सीधा का सीधा कौन नियंत्रित करते हैं, आपके विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं होंगे तो आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा, आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। क्लियर है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेज कारक क्या करता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के अवशोषण को बढ़ाता है। अवशोषण मतलब क्या, जब हम खाएंगे इसको तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इनकी मात्रा बढ़ेगी और आरबीसी का परिपक्वन बढ़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें से कौन सी कोशिका अप्रत्यक्ष रूप से इराइथ्रोपोइसिस की दर को नियंत्रित करती है। इराइथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, इराइथ्रोसाइट का बनना। तो कौन सा हो जाएगी कोशिका, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल कोशिका। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों, क्योंकि वो विटामिन B12 का अवशोषण बढ़ाएगी जो परिपक्वन में हेल्प करते हैं। क्लियर है। HCl का काम क्या होता है वो हमको अगली कोशिका मालूम पड़ जाएगा। अगली कोशिका कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास चीफ सेल, है ना। इसका एक और नाम क्या बताया था मैंने आपको, जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल या फिर चीफ सेल। ये काय का स्रावण करती है, दो एंजाइम निकालती है। एक तो ये निकालती है क्या, पेप्सिनोजेन, और एक और निकालती है क्या, प्रो रेनिन। दो एंजाइम निकालती है, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। एक और होता है गैस्ट्रिक लाइपेज।
बाकी ये तो ऑलरेडी एक्टिवेट ही होता है, ठीक है, इसकी कोई मतलब नहीं है। ये दोनों एंजाइम देखो, जिस भी एंजाइम के नाम के बाद में जैन लग जाए या फिर उसके नाम के आगे प्रो लग जाए, वो एंजाइम क्या होगा, निष्क्रिय एंजाइम होगा, ठीक है। तो ये कोशिका दो निष्क्रिय एंजाइम निकालती है जो प्रोटीन अपघटन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये एंजाइमों का एक्टिवेशन, इनको सक्रिय कौन करता है, इसको एक्टिवेट करते हैं, दोनों एंजाइमों को एक्टिवेट करना काम जो होता है वो होता है किसका, HCl का। कितने पीएच पे, 1.5 पीएच पे। क्या करता है, इनको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन को बना देगा पेप्सिन और प्रोजेन को बना देगा रेनिन। क्लियर है ये, जो क्या करेंगे बाद में जाके प्रोटीन का अपघटन। क्लियर है ये। तो इस प्रकार से आमाशय में कोशिकाओं का वितरण होता है और ये कोशिका काय का निर्माण करती है, जठर रस का। जठर रस में ये सभी चीजें क्या पाई जाती है, उपस्थित होती है, ठीक है।